गाइस कैसे हो आप लोग। दिस इज रोहित अग्रवाल और आज हम पढ़ेंगे अपना सेंटर ऑफ मास का लेक्चर नंबर 3। इसके अंदर हम क्या क्या देखेंगे। इसके अंदर हम देखेंगे बेसिकली सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है और बहुत सी चीजें आज हम इसमें सीखने वाले हैं। चलो, तो हम स्टार्ट करते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। इससे पहले जो हमने देखा था वो क्या देखा था। इससे पहले जो हमने देखा था वो ये देखा था, जो क्या था हमारा एन पार्टिकल सिस्टम के लिए सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो इससे पिछले लेक्चर में यानी कि लेक्चर नंबर 2 में हमने एन पार्टिकल सिस्टम के लिए देखा था। आज हम देखेंगे दो पार्टिकल सिस्टम के लिए, क्योंकि इसके क्वेश्चन स्पेशली ज्यादा पूछे जाते हैं और ये आगे भी काम आएगा। ठीक है, सिर्फ यही से मतलब नहीं है, आगे भी काम आता रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दो पार्टिकल सिस्टम बनाकर दिखाता हूँ और फिर दिखाते हैं यहाँ पर कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए आपका ये कोई पार्टिकल है M1, ठीक है, और ये कोई पार्टिकल है M2। ठीक है, अब बेसिकली क्या है कि इन पार्टिकल के बीच में कुछ सेपरेशन भी होगा। अब यहाँ पर आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है बेसिकली कि अगर इनके बीच में सेपरेशन सपोज आर है, तो इस दो पार्टिकल हैं, अब इन दोनों पार्टिकल को अगर आप एक सिस्टम की तरह देखो तो इनका एक सेंटर ऑफ मास होगा। और बेसिकली जो सेंटर ऑफ मास होता है ना, वो उधर की तरफ ज्यादा होता है जिधर आपका मास बड़ा होता है, हैवी मास होता है। ठीक है, तो बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस में कभी भी सेंटर ऑफ मास की पोजीशन आपको कैलकुलेट करनी है तो ऐसे क्वेश्चन में सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कैलकुलेट करने का जो बेस्ट तरीका है, हालांकि मैंने आपको बताया है M1 R1 प्लस M2 R2, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे पिछले लेक्चर में। देखो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए हमने यहाँ पर डिस्कस भी किया था। देखो ये किया था ना, तो हमने आरसीएम निकालने का देखा था तरीका, M1 R1 प्लस M2 R2 है ना, तो हमने ये देखा था, तो हम उसी तरीके को यूज करेंगे। तो बेसिकली हम मान लेते हैं, मैं दूसरी पेन से यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, हम जो है कोई और पेन ले लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर मान लेते हैं कि जो सेंटर ऑफ मास है सपोज वो यहाँ पर कहीं है। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ से R1 दूरी पर होगा। अभी R1 दूरी पास भी हो सकती है, ज्यादा भी, अब हमें न्यूमेरिकली तो नहीं पता है, बट लेकिन हमने मान लिया कि भाई R1 दूरी पर है सेंटर ऑफ मास, सपोज वो यहाँ पर है। ठीक है, इस पूरे दोनों दो पार्टिकल सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ पर है। अब ऐसे क्वेश्चंस के करने का जो गुरु मंत्र है वो ये है कि कोई भी एक मास को, स्पेशली उस मास को जिससे आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है क्वेश्चन में, उस मास को आप क्या मान लो, ओरिजिन मान लो। तो उससे क्या होगा, जो एक मास के कोऑर्डिनेट होंगे ना वो आपको लेने नहीं पड़ेंगे, तो उससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी और 10 सेकंड या 20 सेकंड में ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे। अभी जाते कई बार डायरेक्ट, तो इसीलिए जरूरी भी है। तो हम इस वाले मास को ओरिजिन मान लेते हैं। जब इसको ओरिजिन मानेंगे तो आप देखो, फिर आप समझ चुके होंगे, अब ये जो है आप कर सकते हो इजीली। जब आप इसको ओरिजिन ले लोगे तो यहाँ से आरसीएम अगर आप निकालना चाहो तो कैसे निकालोगे, आरसीएम निकालोगे तो जो मास 1 है वो तो मास 1 ही रहेगा, लेकिन उसकी जो पोजीशन है वो बेसिकली किधर है, 0 पर है। ठीक है, उसका जो पोजीशन वेक्टर है ओरिजिन से 0 पर है, क्योंकि R1 था क्या, पोजीशन वेक्टर ही तो था। देखो ये रहा, आपको याद होगा ये रहा, देखो R1 पोजीशन वेक्टर था ना ओरिजिन से लेकर मास तक का। तो आपका जो पहला मास है उसका पोजीशन वेक्टर तो 0 पर ही है। अब आपका जो मास 2 है वो आपने M2 लिखा और उसके बाद उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो किधर है, वो आपका R दूरी पर है, तो आपने यहाँ पर R लिख दिया। अपॉन टोटल मास तो होगा ही M1 प्लस M2। तो इस तरीके से आपका जो RCM है उसकी जो पोजीशन है वो कितनी आ चुकी है, वो आ चुकी है यहाँ से M2R अपॉन M1 प्लस M2। और ये बेहद इंपॉर्टेंट आपके लिए फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना है, बार बार काम आएगा ये आगे चल के। ठीक है, तो प्लीज कीप इट इन माइंड, आगे भी ये बार बार काम आता रहेगा। ओके, तो ये तो हुई आरसीएम किधर से, ये हम आरसीएम कह लो या R1 कह लो। ठीक है, R2 निकालनी है। व्हाट इज R2, R2 जो है वो मास 2 से दूरी है सेंटर ऑफ मास की। अगर R2 निकालनी है तो अगर ये M2R है तो वो M1R हो जाएगी, जैसे हमने उसमें पढ़ा था ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था, डेल्टा Q1 अपॉन आई मीन रूट Q1 अपॉन रूट Q1 प्लस रूट Q2 इंटू टोटल R। ठीक है, वहां पर हम कंडक्शन वगैरह के लिए पढ़ते थे, यहाँ पर वहां पर रूट भी था, यहाँ पर रूट नहीं है। तो बेसिकली आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी सब कुछ सेम है। यहाँ पर R2 है तो इधर M1, इधर R1 है तो इधर M2। ओके, दैट्स क्लियर। बाकी तो फंडामेंटल तो आपको याद होगा ही कि भाई आरसीएम जो होता है वो M1R1 प्लस M2R2 अपॉन M1 प्लस M2 हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपको जो है पोजीशन के हिसाब से ही मानना है। ये तो थ्योरी थी, अभी हम आगे बढ़ेंगे, खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे, डोंट वरी। एंड जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको क्लियरिटी और आ जाएगी। ठीक है, बाकी आपको बिल्कुल भी बिल्कुल जरूरत नहीं है इस चीज की कि मान लो R1 या R2 की अगर आप बात करो तो ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है आपको कि भाई अगर आपको R1 पता है तो ऐसा कोई इशू नहीं है कि आपको R2 निकालना ही है। अगर आपको R1 पता चल गया तो टोटल में से R1 घटा दीजिए, R2 आ जाएगा। ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ पॉसिबल वे। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा नेक्स्ट पढ़ने की कोशिश करते हैं। आगे जो है बेसिकली हमारा जो कंक्लूजन निकल के आया वो आपको समझ में आ जाना चाहिए। जो हमने R1 देखा वो M2R
अपॉन m1 प्लस m2 आया, ठीक है। तो थोड़ा समझ लो। अब यहाँ पर मैं इसको समझा देता हूँ बेसिकली R1 और आपको कंफ्यूजन ना हो कि भाई ये है क्या चीज़ है। मैं दूसरी पेन ले लेता हूँ और फिर उसके बाद हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब जो यहाँ पर ये R1 है बेसिकली क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ मुझे कि R1 है क्या, तो कैसे बताओगे। R1 बेसिकली क्या है, आपका सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस है, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम M1। याद होगा आपको, हमने M1 से R1 लिया था। देखो ये रहा, यहाँ से R1 क्या है आपका, सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस है M1 से, जबकि R2 क्या है, सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस है R2 से। जबकि जो आपका ये R है, ये आपका सेपरेशन है दोनों मासेस के बीच में, सेपरेशन या फिर कह लो पोजीशन वेक्टर कह लो, ठीक है। और ये बेसिकली R क्या है, सेपरेशन है बिटवीन बोथ, ठीक है। या फिर सेपरेशन की जगह आप कह लो पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। बेसिकली किसका पोजीशन वेक्टर है, M2 का, ओके। तो पोजीशन वेक्टर ये सेपरेशन था, यहाँ पर आपका ये बेसिकली R क्या था, पोजीशन वेक्टर था मास M2 का, ओके। यहाँ से तो आपको ये थोड़ी सी चीजों को ध्यान रखना होगा। ऐसे ही R2 के बारे में, यहाँ पर R2 है, यहाँ पर M1 आ जाएगा और सब कुछ सेम रहेगा। मास आपका M1 प्लस M2 है ही है, ठीक है। और आपका इस तरीके से ये R2 आ जाएगा। बहुत ईजी है, कुछ भी ऐसा इसमें नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ के बाद ये तो ठीक है, इसके बाद जो एक अलग चीज आती है वो आपको ध्यान रखनी है, और वो क्या है, वो ये है कि आपसे ना कई बार पूछा जा सकता है कि भाई आपसे जो पूछा जा सकता है वो ये पूछा जा सकता है कई बार कि आपको बेसिकली ये कहा जाएगा कई बार कि भाई अगर आपके जो मासेस हैं वो इक्वल हो जाएं तो बताओ क्या कहाँ सेंटर ऑफ मास होगा। तो कुछ लोग तो समझ चुके होंगे, अगर मासेस इक्वल हुए तो सेंटर ऑफ मास बीच में आ जाएगा लॉजिकली। और न्यूमेरिकली देखना चाहते हो तो वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। वैल्यू पुट करोगे, अगर इधर भी m है, इधर भी m है, इधर भी m है, तो m m m कट गए। देखो ऊपर m बचेगा, ठीक है। ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो नीचे क्या बचेगा, ऊपर mr नीचे 2m। तो बेसिकली आंसर क्या बचेगा, r/2, ठीक है। तो यहां से आप देख सकते हो अगर मासेस सेम है तो जो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन होती है R1 और R2 क्या थे, याद है ना। R1 क्या था आपका, M1 से पोजीशन थी सेंटर ऑफ मास की, R2 क्या था, M2 से पोजीशन थी सेंटर ऑफ मास की। मैं ये बार बार क्यों बता रहा हूँ, जिससे आपको माइंड में ये कंफ्यूजन ना हो जाए कि R1 R2 है क्या, ठीक है। तो ध्यान रखना, R1 बेसिकली हम जो है बात कर रहे हैं R1 वो पोजीशन है सेंटर ऑफ मास की, कंफ्यूज मत होइएगा, मैं इसीलिए बार बार बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आपका जो R1 और R2 है वो बराबर हो जाएगा, मतलब सेंटर ऑफ मास आपका बीच में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये R/2 हो जाएगा, ठीक है। जो उनकी सेपरेशन थी उसके बिल्कुल सेंटर पे आ जाएगा। देखो यहाँ पर कहीं ये R है तो इसके बिल्कुल बीच में आ जाएगा, ठीक है। चलो, ये बहुत इजी सी चीजें थी। अब यहाँ पर आपको ये R1 और R2 का कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो R1 और R2 के आगे लिख लो व्हाट इज दिस, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम मास M1 एंड मास M2 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। चलो, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अगर आपने यहाँ से देखा तो अब हम एक चीज डिफाइन करेंगे जो होती है मास मूवमेंट। अब ये क्या होती है, बेसिकली मास मूवमेंट आपके डायरेक्टली कभी काम नहीं आएगी, ऐसा कभी टर्म आपको मिलेगा नहीं पेपर में, बट लेकिन आपको क्या है कि अभी भी हमने देखा कि जो आर है वो बेसिकली मास के इनवर्स होती है। अब ये आर क्या है, ये है आपकी आरसीएम या पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। जितना ज्यादा मास आप रखोगे उतना ही पास में आरसीएम होगा, ठीक है। मतलब जितना ज्यादा मास आपका होगा उतना ही आरसीएम आपका छोटा होगा या पास में होगा। जैसे हम इसमें बात करें, अगर मास m1 ज्यादा होता तो आपका जो आरसीएम है ये आपका जो r1 है वो आपका इसके पास होता, ठीक है। मतलब इनमें से जो भी मास बड़ा होता उसके पास सेंटर ऑफ मास होता, ओके। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। तो आरसीएम आपका m के इनवर्स होता है, तो इसी को एक रिलेशन कह दिया जाता है और वो कहा जाता है कि भैया जो m1 r1 है वो M2 R2 के बराबर होता है, ठीक है। यही एक छोटा सा बेसिकली कुछ नहीं है, बस इसी को मास मूवमेंट, इन दोनों के प्रोडक्ट को बेसिकली मास मूवमेंट कहा जाता है, ठीक है। मास और आर के जो है प्रोडक्ट को, ठीक है। इन सब चीजों का ध्यान रखें और आपका जो है कोई भी क्वेश्चन यहाँ से ऐसा कोई फंसेगा नहीं बेसिकली। मतलब जिसका मास ज्यादा सेंटर ऑफ मास उसके पास, ठीक है। इसका मतलब यही तो हुआ, अगर मास ज्यादा है तो सेंटर ऑफ मास पास में होगा, तो मास जिसका ज्यादा सेंटर ऑफ मास उसके पास। हिंदी में लिख लो बेशक से, जिसका मास ज्यादा सेंटर ऑफ मास उसके पास पाया जाता है, ठीक है। चलो, नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन पार्ट। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो अब हमारा जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन करने से पहले टर्म एंड कंडीशन क्या है, रफ कॉपी निकाल लो, पेन को निकाल लो और फिर उसके बाद मेरे पीछे कैलकुलेशन करो, वीडियो को पॉज करके आराम से बैठ के सोचो कि इसमें क्या हो सकता है और उसके बाद सॉल्यूशन देखो, ठीक है। ऐसे डायरेक्ट फ्लो में मत देखना, मजा नहीं आएगा, ना ही लंबे समय तक माइंड में रिटेन हो पाएगा, ना ही माइंड सीख पाएगा। जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो दिक्कत होगी, फिर इतने सारे क्वेश्चन करने का फायदा क्या मिलेगा, ठीक है। चलो, पहला सिंपल सा क्वेश्चन, यहाँ पर आपका हमने एन मास सिस्टम ले लिया, मतलब जिसमें हमने 4 मास का सिस्टम लिया है। ये जो है आपका 5 केजी का मास है, ठीक है। और जो है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर आपको बेसिकली ये 2 केजी का है, ये आपका 3 केजी का है,
और ये आपका 4 kg का है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा है कि आपका यहाँ से इनके पोजीशन वेक्टर हमने ले लिए, ठीक है, हमने पोजीशन वेक्टर ले लिए। और अब जो आपका इनमें से एक मास को हम क्या ले लेते हैं, एक मास को हम ओरिजिन पे ले ले रहे हैं। तो मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, पेन का जो कलर है वो बदल दे रहा हूँ। यहाँ से जो पेन का कलर है वो मैंने बदला। मैंने क्या किया, जो आपका ये 2 kg वाला मास है ना, इसको ओरिजिन पे ले लिया। हमारा गुरु मंत्र क्या, कि किसी एक मास को क्या कर लो, ओरिजिन मान लो, जिससे क्या होगा, उस मास को आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि m1 r1 प्लस m2 r2 होता है। तो अगर ये मास m1 है तो r1 0 हो गया। r1 था क्या, पोजीशन वेक्टर। देखो एक तो ये r1 है, ये वाला, ये r1 बेसिकली ये सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है। एक r1 वो वाला था जो हम पहले पढ़ रहे थे पिछले लेक्चर में, ये वाला। ये जो r1 था हमने जो लिया था वो आपका पोजीशन वेक्टर था हर मास का, हर मास पार्टिकल का, ठीक है। तो इन दोनों में ध्यान रखना, बेसिकली ये rcm है, ये सेंटर ऑफ मास की पोजीशन थी, वो वाला पोजीशन वेक्टर था किसी भी मास का। तो अब यहाँ पर आपको निकालना है सेंटर ऑफ मास की पोजीशन। कैसे निकालोगे, बड़ा सिंपल है, कुछ भी नहीं है। देखो पहली बात तो ये एक प्लेन में है, और एक प्लेन में है तो यहाँ पर जो rcm है वो बेसिकली कैसा होना चाहिए, वो होना चाहिए xcm i कैप प्लस ycm j कैप। तो बस हमारा जो टास्क है वो ये है कि कैसे भी हम xcm फाइंड कर लें और ycm फाइंड कर लें। अब xcm होता क्या है, xcm आप जानते हो क्या होता है, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, निकाल लो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। करो जल्दी से, वीडियो को पॉज कर दो, ठीक है। दूसरी पेन ले लेते हैं। तो यहां पर देखो जो मास है पहला वाला वो 2 kg का है, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर ये मास ओरिजिन पे है तो इसका x वाला तो 0 हो गया, ठीक है। जो मास m2 है, अब यहाँ पे 4 मासेस हैं तो यहाँ पर आपका और ये डैश 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 कर दो, ठीक है। ध्यान रखना इस बात का। तो ये 3 kg वाला मास कितनी दूरी पर हो जाएगा, 3 kg वाला मास के जो कोऑर्डिनेट है आपके वो 2,0 हैं, जबकि इसके 2,3 हैं और इसके कोऑर्डिनेट है 0,3, ठीक है। इन सब चीजों का ध्यान रखें। अब यहाँ पर आप करिए, जो मास m2 है, अगर ये m2 मास है, ये 3 kg का है, तो इसके x कोऑर्डिनेट कितना है, देखो ये 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 रख दो, ठीक है, प्लस ये इसका मास कितना है 4, इसका x कोऑर्डिनेट 2 है, तो आपने 4 गुना, क्योंकि आप जानते हो ना पहला वाला कोऑर्डिनेट x का होता है, दूसरा वाला y का होता है। ऐसे हम लिखते हैं x y z, और कहीं लिखा हुआ है 1, 2, 3 कोऑर्डिनेट, तो इसका मतलब क्या है, x वाला 1 है, y वाला 2 है, z वाला 3 है, ठीक है। और प्लस कर दो, और कौन सा प्लस है, एक और देखो, एक मास तो ये हो गया, ठीक है, एक मास आपका ये हो गया, एक मास ये हो गया, और एक ये हो गया, ये भी आपका 0 पर है। देखो x इसका 0 है तो हम इसको लिख ही नहीं रहे, इसको 0 हो गया, ठीक है। अपॉन टोटल मास बताओ, 2 kg और 3 kg 5, 5 और 4 9, 9 और 5 14 kg, तो इट इज 14 kg। तो बेसिकली XCM कैलकुलेट हो गया होगा सब लोगों का। जो XCM आया होगा वो क्या आया होगा, वो आया होगा 0, 0, 6 और 8, यानी कि 14/14, यानी कि 1, ओके, दैट्स क्लियर। नाउ कम टू द YCM। YCM अगर निकालोगे तो कितना होगा, YCM बेसिकली जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, दूसरी पेन ले लेते हैं, लेट्स टेक द ब्लू पेन। YCM होना चाहिए m1/1, बस भाई यहाँ पर m1x1 था, वहां पे m1/1 कर दो, तो पहला मास 2 kg का है ना, और y1 कितना है 0, देखो यहाँ पर 0 है। दूसरा मास 3 kg का, यहाँ पर मास ये 0। तीसरा मास 4 kg का, वहां पर 3। अगला मास 5 kg का, वहां पर देखो y 3, अपॉन टोटल मास फिर से 14 kg ही रहेगा। तो आंसर देखो, ये 0, ये 0, ये 12 और 15, यानी कि 27 अपॉन मतलब 27/14 बेसिकली आंसर आपका आ गया, ठीक है। तो आपका जो YCM है वो 27/14 पर होगा। तो आपके RCM कितना आ गया, अगर आप I कैप J कैप में लिखोगे तो ऐसे लिख सकते हो, नहीं तो अगर कोऑर्डिनेट के हिसाब से लिखोगे तो XCM, YCM आपका जो आया है वो आया है 1,27/14, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। आपको ऑप्शंस में मिलेंगे 1,27/14 या 27/14, 1 या अलग अलग जो भी ऑप्शंस होंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से समझ पाए होंगे कि कैसे आपका पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व करने की कोशिश करी। बेहद सिंपल था, बहुत ईजी था, कुछ भी इसमें नहीं है, बस चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। फॉर्मूले के अंदर जो आपका m1 r1 जो आता है ना, m1 r1 m2 r2 m3 r3, जो r1 r2 r3 ये सारी चीजें वो क्या है, वो बेसिकली आपकी जो पोजीशन है, सेंटर ऑफ पोजीशन है पर्टिकुलर मास की, वो है, ठीक है। और RCM क्या है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं।
तो ये भी एक क्वेश्चन है, इसको करने से पहले पहले और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो आर यू रेडी फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। और अब जो क्वेश्चन करेंगे वो बेसिकली कौन सा करेंगे? अब जो क्वेश्चन हम करेंगे वो करेंगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कराने से पहले एक लाइन लिख लो अगर आप नोट्स बना रहे हो कि द सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, अगर दो पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास देख रहे हो तो ये जो होता है वो लाई करता है लाइंग ऑन दी लाइन ज्वाइनिंग दी टू पार्टिकल, ठीक है, ध्यान रखना, ज्वाइनिंग दी टू पार्टिकल। तो जस्ट कीप इट इन माइंड, आप इस चीज को। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले वो लाइन आपने लिख ली होगी आई होप। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, ठीक है, अगला क्वेश्चन में आपका सब कुछ वही रहेगा, हम बस उसका थोड़ा सा मतलब रूपरेखा उसकी बदल देते हैं। तो जो लाइन थी वो आपको समझ में आई ना? लाइन क्या कह रही थी? लाइन कह रही थी कि जो दो पार्टिकल सिस्टम होता है, मतलब ऐसा आपका पार्टिकल सिस्टम जिसमें केवल दो मासेस हैं, तो अगर आप दो मासेस वाले पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालोगे तो वो हमेशा उनकी जो लाइन उनको जोड़ती है ना उस पर आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि आपका सिर्फ दो पार्टिकल सिस्टम हम ले रहे हैं आपकी बार, ठीक है, सिर्फ दो पार्टिकल सिस्टम है। यहाँ पर आपका एक 2 kg का मास है, यहाँ पर आपका एक 5 kg का मास है, ओके, इतनी इतनी दूरी पर है। बस आपको ध्यान रखना है ये इस तरीके से कुछ दिए गए हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। और एक बात तो क्लियर है कि ऑप्शन का आप अंदाजा लगा सकते हो, जो इनको लाइन जोड़ेगी वहीं पर आपका इनका सेंटर ऑफ मास आना है। यहाँ पर आपका 3 मीटर दूरी दी गई है, ध्यान रखना, ये मास नहीं है, ये मीटर है, लेंथ है। बेसिकली आपको इसका कोऑर्डिनेट देने के लिए दिया गया होगा, ठीक है, समझना इस चीज को। और यहाँ पर आपको 4 मीटर दिया गया है। अब आपको क्या बताना है? अब आपको बताना है कि ये 2 kg और 5 kg को जो मासेस हैं, इनका जो एक सिस्टम बनेगा उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा। तो हाउ टू कैलकुलेट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? वही सिंपल तरीके, ओके, सेंटर ऑफ मास इनके बीच लगभग लगभग सेंटर पे लाई करेगा। फिर से क्या करो, क्योंकि प्लेन है तो हमें दो दो निकालने पड़ेंगे, एक्सीएम एज वेल एज आपका वाईसीएम। तो एक्सीएम कैसे निकालोगे? इसके कोऑर्डिनेट, सबसे पहले हमेशा कोऑर्डिनेट लिखना है, ठीक है। तो ये गुरु मंत्र ध्यान रखना, हमेशा कोऑर्डिनेट लिखो सबके। अगर कोऑर्डिनेट नहीं लिखे तो गलती होने के चांसेस बेहद बढ़ जाएंगे। इस 2 kg को अगर आप ओरिजिन मान लोगे तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 0 0, ठीक है। और अगर बेसिकली आप ये 5 kg को देखोगे तो इसके कोऑर्डिनेट, ये x का तो 3 हो गया, y का 4 हो गया, 3,4। अब एक्सियम देखो, इस एक्सियम होता क्या है? m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2। तो m1 अगर ये है तो x1 इसका 0 है, देखो, है ना, प्लस m2 कितना है? अगर m2 5 kg है तो इसका जो x1 है वो 3 है, देखो पहला वाला x होता है ना, अपॉन टोटल मास कितना है? 2 और 5 7 kg, ओके। तो आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा 15/7 मीटर, ठीक है। YCM देख लो, YCM कहाँ पे लाई करेगा? जो YCM है वो कहाँ पे लाई करना चाहिए? ये जो 2 kg का मास है इसका y वाला 0 है और इसका 5 kg का y 4 है, पोजीशन वेक्टर। तो 2 गुणा 0 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 7, यानी कि 20/7 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि जो बेसिकली सेंटर ऑफ मास है, यानी कि जो आपके एक्सियम और वाईसीएम है दोनों, वो आपके आ चुके हैं, ओके। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा। अगर आपको आंसर लिखना है तो कैसे लिखोगे? 15/7 20/7 आपके कोऑर्डिनेट हैं किसके? आरसीएम के। आरसीएम मतलब सेंटर ऑफ मास के, ओके। तो लेट्स कीप इन माइंड, आप इन सब चीजों को ध्यान रखें। तो सेंटर ऑफ मास आपका हमेशा हैवियर पार्टिकल के साइड ही रहेगा, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन करने की ओर ट्राई करते हैं। तो लेट्स ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर ये 3 क्वेश्चन करने के बाद हम एक टफ क्वेश्चन करेंगे और फिर उसके बाद पैटर्न बदलेंगे, मतलब अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है, क्योंकि फिर एक ही टाइप के क्वेश्चन करेंगे तो उसमें मजा भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर आपका एक पार्टिकल है जो 2 kg का है, ये भी 2 kg का है और ये भी 2 kg का है, और आप क्या कर रहे हो? इनके बीच का एक सेपरेशन ले रहे हो, ओके। और यहाँ पर ए और ए
इनके बीच का हमने सेपरेशन ले लिया। अब आपको निकालना क्या है, वही निकालना है जो आप सोच रहे हो। क्या निकालोगे, सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट निकालो। एक प्लेन में रखा हुआ है तो एक्ससीएम और वाईसीएम अलग अलग निकालो। ठीक है, किसी एक मास को क्या मान लोगे, ओरिजिन। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना गुरु मंत्र अभी अभी, एक मास को ओरिजिन पे मान लो तो आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो किसी एक मास को ओरिजिन पे मान लेते हैं। सपोज ये वाला जो है इसको ओरिजिन पे मान लो। अगर ये ओरिजिन पे मान लोगे तो यहाँ पर आप जो है ऊपर वाई एक्सिस हो जाएगी। ठीक है, नीचे आपकी एक्स एक्सिस हो जाएगी। ओके, फिर सबके क्या करोगे, सबके कर लो कंपोनेंट। सबके लिख लो कि एक्सिस का वाई कौन सा है, एक्स कोऑर्डिनेट कौन सा है, वाई कोऑर्डिनेट कौन सा है। और एक और चीज करना, वीडियो को पॉज करके एक बार रफ कॉपी पे ट्राई कर लो, पता चले कि ट्राई ही नहीं किया आपने। तो यहाँ पे 2 kg का मास है और ये ओरिजिन पे रखा हुआ है तो इसका तो 0 0। इसके कितने कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है इसका, ए है। वाई कोऑर्डिनेट 0 है। वाई 0 क्यों, क्योंकि आप देखो जहां से वाई स्टार्ट हो रहा है ये वहीं रखा हुआ है। ओके, नाउ दिस वन। अब इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो होगा आपका इतना एरिया, इतनी डिस्टेंस। ठीक है, अब ये आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब ट्राइंगल है इक्विलेटरल तो बड़ा आसान है कैलकुलेट करना। कैसे करोगे, देखो ये वाली साइड आपकी a/2 हो जाएगी। ये वाली a है तो क्या हम ये कैलकुलेट नहीं कर सकते, अगर हमें a/2 पता चल गई तो हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये पता कैलकुलेट करनी है तो कैसे करोगे, ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये हाइपोटेन्यूज, ये आपका क्या हो जाएगा फिर, अगर ये थीटा है तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर, आपको ये कैलकुलेट करना है तो बड़ी आसानी से कर सकते हो। कैसे करोगे, आप जो है हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटा दोगे, यानी कि ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4। ये कहाँ से आया, आपने क्या किया है, जो हाइपोटेन्यूज होता है वो उसका वो होता है आपका बेसिकली पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको कोई परपेंडिकुलर या बेस में से कोई भी निकालना है तो हमें परपेंडिकुलर निकालना है, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। ठीक है, मतलब एक तरीके से आपने क्या किया, उसको दूसरी साइड भेज दिया है। तो ये ए क्या है आपका, ए है हाइपोटेन्यूज, देखो बड़ी वाली साइड, और आपकी जो a/2 थी, a/2 आपकी बेस थी, उसका स्क्वायर करोगे तो a²/4 आ गया। इसका अंडर रूट लगा दोगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम लेना आता है ना, 4 का मल्टीप्लाई करो 4a का स्क्वायर। ठीक है, माइनस क्या करना है, जो ऊपर रखा रहता है, और अपॉन में जो था उसी को रख दो, एलसीएम आ गया 3a² अपॉन 4। लेकिन ये रूट में है, इसका रूट सॉल्व करोगे तो √3/2 और a बचेगा। ठीक है, तो आपके 2 kg के कोऑर्डिनेट कौन से हो गए, जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो तो पहले से a/2 हमें पता ही है। ठीक है, और जो y वाला है वो हमने अभी भी निकाला √3a/2। ये y कोऑर्डिनेट कैसे हुआ, क्योंकि आपका देखो हमने बेसिकली क्या निकाला है, इस ये वाली लेंथ निकाली है, और ये वाली लेंथ का मतलब क्या है, y पर कितना ऊपर है ये, और कितना आया है √3a/2। ठीक है, जो हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि मैंने ये कैसे लिखा, क्यों लिखा। ठीक है, दैट्स मतलब इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि आपको समझ में ना आए, बहुत ईजी है सब कुछ अगर आप करना चाहें तो। ठीक है, अब हमारा ये सब हो गया। अब हमें क्या करना है, हमारा जो टास्क है वो क्या है बताओ, नेक्स्ट टास्क, दैट्स प्रेटी सिंपल। बस हमें क्या करना है, एक्ससीएम निकाल दो। एक्ससीएम हो जाएगा पहला मास, अगर ये m1 है तो इसका x कोऑर्डिनेट 0 है, प्लस m2 x2। ये मास अगर है तो इसका x कितना है, a है, प्लस अगला है m3 ये, और इसका जो x है वो a/2 है। ठीक है, डिवाइडेड बाई टोटल मास, 2 और 2 4 और 2 6 kg टोटल हो गया। तो यहाँ से एक्ससीएम निकालो, कितना आ गया 0, और ये हो जाएगा 2a, और ये आ जाएगा 2 से 2 कट गया, यानी कि 3a/6, यानी कि a/2। तो एक्ससीएम पता चल गया a/2, हमें पूरे सिस्टम का एक्ससीएम पता चल चुका है। तो अब आपको निकालना क्या है, वाईसीएम और निकालना है। अब ये 2 kg वाला मास किस पर है, 0 पर, तो m1 y1 प्लस m2 कितना है 2 kg, m2 y2 कितना है 0 है, प्लस अगला कितना है 2 kg, और इसका कितना है, इसका है √3a/2 अपॉन टोटल मास कितना है 2 kg और 2 kg 4 kg और 2 kg 6 kg। ठीक है, 0 0 आ गया, 2 से 2 कट गया, तो आपका जो आंसर है वो √3a/6
6 आ जाएगा, और ठीक है इतने मीटर, ठीक है वो डेफिनेटली जो भी यूनिट होगी सेंटीमीटर मीटर, हम यूनिट नहीं लगा रहे हैं क्योंकि हमें यूनिट यहाँ पे दी नहीं गई है, तो मीटर है सेंटीमीटर है डजंट मैटर, बट लेकिन आपको आंसर समझ में आना चाहिए कि कैसे हमने निकालने की कोशिश करी है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि यहाँ पर हमें बताओ कि जो आपका RCM है यानी कि जो आपका सेंटर ऑफ मास है उसके कोऑर्डिनेट कैसे लिखोगे, तो मैं एक नई पेन ले लेता हूँ और आपको कोऑर्डिनेट लिखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली जो कोऑर्डिनेट आएंगे XCM कॉमा YCM, उसको कैसे लिखोगे A/2 कॉमा √3A/6, ये सारे कोऑर्डिनेट हो जाएंगे किसके RCM के। तो आपका जो RCM है वो A/2 कॉमा √3A/6 पर होगा, ठीक है। चलो, तो आई होप गाइज आपको ये समझ में आ रहा होगा। ओके चलो, तो अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे क्यूब वाला, जो आपने क्यूब बना देखा था वहां पे अभी अभी, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ एक इंपोर्टेंट नोटिफिकेशन दे देना चाहता हूँ। हमारे कुछ क्रैश कोर्स लॉन्च हुए हैं, ठीक है। तो बेसिकली काफ़ी डिमांड, आपकी लोगों की काफ़ी डिमांड थी बच्चों की, तो उसी बेसिस पे इसको लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पर ये जो क्रैश कोर्स है बेसिकली वो नीट और जेईई मेन के लिए टारगेटेड होगा, जो 2019 में अभी हमारे अप्रैल और मई में आने वाले हैं। ये जो क्लासेस होंगी वो 23 जनवरी से स्टार्ट होंगी, 10 अप्रैल तक आपकी चलेंगी, और ये जो क्लासेस हैं वो आपकी लाइव क्लासेस होंगी। 50 लाइव क्लासेस, 50 लाइव क्लासेस होंगी, और 50 लाइव क्लासेस, प्रत्येक लाइव क्लासेस का जो टाइम है वो 90 मिनट्स होगा। 90 मिनट्स का मतलब 1.5 घंटे, ठीक है। और आपकी 1.5 घंटे से थोड़ा ज़्यादा भी होगी, मतलब डेफिनेटली 100 मिनट, 90 से 100 मिनट। और 50 क्लासेस आपकी लगभग 90 से 100 मिनट की होंगी। और आपकी जब 50 लाइव क्लासेस होंगी उनमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, बेसिकली हम उसमें जो है जो हमारे 24 या 25 चैप्टर हैं क्लास 11 और 12 के, वो तो कंप्लीट करेंगे। यूनिट डायमेंशन से पहले भी हम बेसिक मैथमेटिक्स और वेक्टर की क्लास करेंगे, तो कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। तो बेसिक मैथमेटिक्स से वेक्टर से लेकर और पूरा SHM वेव 11 तक, और फिर उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कैपेसिटर से लेकर सेमीकंडक्टर एंड कम्युनिकेशन पूरा 12th तक हम कवर करेंगे, ठीक है। पूरी 50 क्लासेस के अंदर सिर्फ 25 क्लासेस होंगी जिनमें थ्योरी पे ज़्यादा बात करी जाएगी, कॉन्सेप्ट पर, और बाकी की जो क्लासेस होंगी उन पर सिर्फ क्वेश्चंस की बात करेंगे, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं या जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, या प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक कि कैसे हम हैंडल करें क्वेश्चंस को। और ये सबसे बड़ी बात क्या है, लाइव क्लासेस होंगी। जैसे अभी आप इसको पढ़ रहे थे, तो अभी आपको कोई डाउट आया तो आप नहीं पूछ सकते, लेकिन लाइव क्लासेस का फायदा होता है कि अभी हम पढ़ रहे थे ऐसे ही पढ़ेंगे, बट लेकिन उसमें आप अपनी डाउट पुट कर सकते हो कि भाई हमें ये डाउट है, हमें बता दो, तो हैंड टू हैंड आपकी डाउट को सॉल्व किया जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज क्या, कि आपको एक डेडिकेटेड प्राइवेट डिस्कशन फोरम मिलेगा। इसके अंदर क्या है कि आपको मतलब आप कनेक्ट हो सकते हो अपने एजुकेटर यानी कि मुझसे, किससे, आप जो भी डाउट है उसे पुट कर सकते हो। तीसरी बेनिफिट क्या है कि यहाँ पर आपको जो है शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, ठीक है, जो भी शॉर्ट नोट्स होते हैं पूरी फिजिक्स के वो। अगली चीज आपको लॉन्ग नोट्स मिलेंगे, मतलब कंप्लीट नोट्स। और तीसरी चीज आपको जो मिलेगी वो क्या मिलेगी, लॉन्ग नोट्स और शॉर्ट नोट्स के अलावा भी आपको इसमें ट्रिक्स एंड फॉर्मूला चीट्स की जो है स्पेशल चीजें मिलेंगी। और अभी एक बुक भी लॉन्च होने वाली है जो सिर्फ मोस्ट एक्सपेक्टेड जो भी आपके जो भी शॉर्ट नोट्स होते हैं, जो भी फॉर्मूले होते हैं, जो भी ट्रिक्स होती है उसके अंदर सारी मेंशन होंगी, तो वो भी आपको फ्री मिलेगी, उसका कोई भी पे आपको नहीं करना होगा, ठीक है। तो डेफिनेटली आपके लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। ओके, ये थोड़ी सी हायर साइड ऑफ मतलब आपको थोड़ा सा एक्सपेंसिव ये लग सकता है, पर बेसिकली इसके अंदर GST पहले से इंक्लूड है, आपको इसमें एक्स्ट्रा कोई भी पैसा नहीं देना है, पहली बात तो, ठीक है। दूसरी चीज ये भी है कि ये जो है बेसिकली अनअकैडमी की ओर से है, मैं एक एजुकेटर हूँ, फैकल्टी हूँ यहाँ पर, ठीक है। अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म मुझे अच्छा लगा ड्यू टू दी टेक्नोलॉजी, ठीक है। टेक्नोलॉजी की वजह से हम लाइव कनेक्ट हो सकते हैं। फिर दूसरी चीज़ क्या है, आपको ना 1.5 घंटे की जो क्लास होगी वो आपको रिकॉर्डेड भी मिलेगी, ठीक है, 1 से 2 साल तक। और उसमें क्या होगा कि आप अनलिमिटेड बार उसको देख सकते हो, तो ये भी बड़ी फायदेमंद बात है। अब इसको टैकल कैसे करें इतनी सारी फीस को, अगर आप 2 से 4 बच्चे हो जो आप आपस में रहते हो, मतलब या नीट या जेईई की तैयारी कर रहे हो, तो उस केस में आप मिलकर इसको ले लीजिए, और फिर उसके बाद एक ही आईडी से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर आप अकेले अफोर्ड नहीं कर सकते, अगर आप अकेले कर सकते हो तो इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता है। नहीं कर सकते तो उस केस में आप जो है कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपकी 12 टेस्ट होंगे, हर हफ्ते एक टेस्ट होगा, पहली चीज। दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है, 12 टेस्ट के अलावा यहाँ पर आपकी एक मेगा क्यूज ली जाएगी जो लास्ट में होगी। सब कुछ जब हो जाएगा पूरा, ये पूरा फिजिक्स का ये पूरा जो क्रैश कोर्स है वो 10 अप्रैल को फिनिश होगा, तो 9 और 10 को वैसे भी जेईई मेंस है, तो उससे पहले आपका जो है एक मेगा क्यूज होगी, ठीक है। और उसके बीच में रैंकिंग भी निकाली जाएगी बच्चों की, और जो भी एनरोल करेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है, इसके बाद आपको मेरी ओर से फ्री क्रैश जो फ्री आपके टेस्ट सीरीज होती है वो मिलेगी नीट के लिए, AI
उसके लिए एम्स के लिए प्लस जेई के लिए, ठीक है। तो आपको अलग अलग आपके स्ट्रीम के हिसाब से आपको जो है एक फ्री टेस्ट सीरीज दी जाएगी, ठीक है। तो और जो टेस्ट सीरीज है वो बेसिकली उसकी जो कॉस्ट होगी वो आपकी 2500 या 2000 होती है बेसिकली, लेकिन वो आपको कैसी दी जाएगी, फ्री दी जाएगी इस कोर्स के बाद। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है, जो नोट्स हैं उनकी जो कॉस्ट है वेबसाइट के ऊपर वो 2000 रुपये है, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कि कोई डिस्काउंट चल रहा है तो 1000 या 1200, तो बेसिकली वो सारे नोट्स आपको फ्री दे जाएंगे। जो किताब होगी उसकी कॉस्ट 400 रुपये होगी, तो वो भी आपको फ्री दी जाएगी। फिर इसके अलावा जो आपके लॉन्ग नोट्स होंगे वो आपको फ्री, और जो शॉर्ट नोट्स होंगे उनकी एक अलग कॉस्ट होती है, वो भी आपको फ्री दिए जाएंगे। तो डेफिनेटली मुझे नहीं लगता इतनी सारी बेनिफिट्स के बाद आपको ये कोई ज़्यादा प्राइस लगेगी। और उसके बाद हम एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाएंगे उन बच्चों का जो इसमें एनरोल करेंगे, जिससे वो आपस में भी डाउट पूछ सके या फिर आपस में भी चीज़ों को डिस्कस कर सकें, या मैं भी डेडिकेटेड वीडियोस बना सकूं अगर सारे बच्चों को कोई एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम आ रही है तो, ठीक है। चले, तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी। मिलते हैं पहली क्लास में 23 जनवरी को। और आप जितना लेट करोगे इसको ज्वाइन करने में, ये फीस बढ़ती जाती है ड्यू टू सीट्स जो अवेलेबिलिटी है उसके हिसाब से बढ़ती जाती है। तो प्लीज अगर आप करना चाहते हो तो टाइम से करें, जिससे आपको कम पैसे देने पड़े उसी चीज के, ठीक है। चलिए, आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और आपको ये क्रैश कोर्स भी बहुत बेनिफिट करेगा। अब ये मैं बेसिकली रिकमेंड करना इसलिए चाहता हूँ क्योंकि जैसे कि हम किसी भी लेक्चर में पूरी जान लगा देते हैं, तो वैसे भी इसी क्रैश कोर्स में भी उसी तरीके से हम पढ़ाने वाले हैं। तो आपको, अगर आपने मुझसे ही पढ़ा है तो इस क्रैश कोर्स को पढ़ने में आनंद भी आपको ज्यादा आएगा, ठीक है। चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ साइड में है, ठीक है, तो थोड़ा आपको सोचना पड़ सकता है, अपनी रफ कॉपी पे ट्राई करें। पर लेकिन मेरा यही रहेगा सजेशन कि रफ कॉपी पे हमेशा ट्राई करें। ऐसा कभी ना हो कि छोड़ दें कि भाई अब नहीं हो रहा है तो छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करें। रफ कॉपी पे जरूर ट्राई करें। प्लीज ट्राई इट अगेन एंड अगेन हर क्वेश्चन को, तभी आपका माइंड समझेगा कि ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो ये एक क्यूब है, यहाँ पर हमने एक 2m मास ले लिया, यहाँ पर एक 2m मास ले लिया, यहाँ पर एक m मास ले लिया, यहाँ पर भी एक m मास ले लेते हैं, यहाँ पर 2m मास, यहाँ पर m मास, ठीक है, यहाँ पर m, यहाँ पर 2m। अब आपका क्वेश्चन होगा, सर आपने ये फिगर पहले से बना रखी है तो ये मासेस भी पहले से दे देते। मैंने इसलिए पहले से नहीं रखे, मैं चाहता था कि आपको समझ में आए कि कौन कौन सी मासेस का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पर है। जब मैं आपके सामने बना रहा हूँ, लिख रहा हूँ, तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। आई अंडरस्टैंड दी साइकोलॉजी। तो ये y है, ये x एक्सिस है, ये z एक्सिस है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, बेसिकली क्या बात करते हैं कि आपको बताना है कि अगर साइड जो है इस क्यूब की वो a है, अगर साइड इस क्यूब की a है, यानी कि क्यूब है तो सारी साइड इक्वल होंगी। तो अगर एक साइड a है तो आपको बताना है कि भाई RCM यहाँ पर क्या होगा इस क्यूब का। बेसिकली आपको क्योंकि 3D फिगर है, देखो z एक्सिस है, y है, x है, तो आपको XCM, YCM, ZCM तीनों निकालने हैं। और तीनों निकालने के बाद आपको RCM यहाँ पर बताना है कितना होना चाहिए, ठीक है। बस आप XCM, YCM और ZCM निकाल दो, हो जाएगा, ठीक है। क्या गुरु मंत्र था? देखो, यहाँ पे आपको पहला वाला तो स्टेप लेना नहीं है कि किसी एक मास को ओरिजिन मानो, या तो पहले से इसको माना गया है इस वाले को, ठीक है। अब लेकिन दूसरा जो स्टेप था वो याद है ना आपको, पहला तो ओरिजिन वाला हो गया, दूसरा जो स्टेप था वो क्या था? दूसरे स्टेप में हमको क्या करना है, हमको जो है बेसिकली सारे जो सिस्टम है, जितने भी सिस्टम के अंदर मासेस हैं उन सबका कोऑर्डिनेट लिखना है। जैसे देखो, पिछले क्वेश्चन में हमने कोऑर्डिनेट लिखे थे, इसका, 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 फिर हमने उससे पहले में भी कोऑर्डिनेट लिखे थे, देखो इसका लिखा था, इसका लिखा था, उससे पहले में भी कोऑर्डिनेट लिखे थे, देखो। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, इसमें भी कोऑर्डिनेट लिखने हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट लिखो इसमें जल्दी से। तो व्हाट शुड बी द कोऑर्डिनेट? 2m मास है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए? टेल मी व्हाट शुड बी द कोऑर्डिनेट ऑफ 2m मास? इसका कितना होना चाहिए? ये तो देखो ओरिजिन पे है, तो 0,0,0 तीन आएंगे अब की बार 3 एक्सिस है, 3D में है, XCM, YCM एंड ZCM तीनों निकालने हैं, ठीक है। तो ये आपका 0 है। अब ये आपका, इसका कितना हो जाएगा? साइड है क्यूब की a, यानी कि ये यहां से लेकर ये वाली जो है अंदर वाली पतली पतली सी, ये आपकी a ऊपर है, यानी कि y एक्सिस पर आप a चले। लेकिन अगर x पर देखो तो आप 0 पर ही खड़े हुए हो, z के हिसाब से देखो तो भी 0 पर हो। तो इस जो 2m का है वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 0,a,0, ठीक है। अब इसको देखो, आप x पर आगे चले आए 1 कदम,
तो x का तो a हो गया इसका, ठीक है। लेकिन y पर भी आप a चल दिए क्योंकि आप कहाँ पर खड़े हो, यहाँ पर खड़े हो, तो इस वाले सेम लेवल पे खड़े हो। z पर देखोगे तो बेसिकली z पर यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए देखिए z पर आप एक भी कदम आगे नहीं चले हो, ठीक है, तो z पर यहाँ पर 0 हो जाएगा। ओके, अब हमने कितने के निकाल लिए, 3 के। अब इसके देख लो, आप x पर a आगे आ रहे हो इस पे, ठीक है, और y पर तो आप 0 हो, क्यों, क्योंकि आप बिल्कुल ऊपर तो जा नहीं रहे हो, ठीक है, और z पर भी आप देखो बिल्कुल आगे नहीं जा रहे हो, तो ये ना पीछे जा रहे हो ना आगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपका 4 हो गए। अब आपका ये वाला देख लो, इस वाले में क्या है, अब यहाँ पर आप देखो जेड पर आगे आ गए हो, ठीक है, तो इसका मतलब जेड वाला तो होगा। क्या एक्स पर आप आगे आए हो, क्या आप एक्स पर चले हो, नहीं चले हो, तो इसका मतलब एक्स वाला डेफिनेटली क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्स वाला 0 होगा या ए होगा, ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो वाई पर आप ए ऊपर आए हो, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, तो वाई पर आप ए ऊपर आए हो, तो आप देखो यहां से आप अगर इसको देखो एनालिसिस, पहले इसको देखो, चलो सबसे बढ़िया पहले इसको देख लो, ऊपर वाले से बढ़िया इसको देखोगे पहले, तो यहाँ पर आप जेड पर तो ए आए हो, तो लास्ट वाला तो हो गया। क्या आप एक्स पर चले हो, नहीं चले हो, तो क्या आप वाई पर चले हो, चले हो, वाई पर कहाँ चले हो, देखो आप सॉरी वाई पर चले हो, नहीं चले हो, क्योंकि आप नीचे के नीचे ही हो, तो वाई वाला 0। क्या आप एक्स पर चले हो, नहीं चले हो, तो ये भी 0, ठीक है, इसको देख लो। अब इस वाले केस में क्या आप वाई पर चले हो, डेफिनेटली आप देखो वाई पर आप कितना ऊपर चल गए हो, ए ऊपर, तब ये यहाँ रखा हुआ है, तो मतलब बीच वाला हो गया। क्या आप जेड पर चले हो, चले हैं, देखो जेड पर आप आगे आए हो। क्या आप एक्स पर चले हो, देखो एक्स आपका इधर है या इधर है, तो मुझे बताओ कि क्या आप यहाँ पर एक्स पर चले हो, ये किस प्लेन में है, बेसिकली ये वाई और जेड में है, तो एक्स पर आप नहीं चले हो, तो ये इस तरीके से हो गया। अब आपके कौन से बचे, ये वाला, इसमें देखो आप एक्स पर चले हो, कितना चले हो, ए चले हो, ठीक है, तो ए हो गया। क्या वाई पर चले हो, हाँ चले हो, क्योंकि ऊपर रखा हुआ है, तो आपका ये कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या आप जेड पर चले हो, बिल्कुल चले हो, क्योंकि आगे भी रखा हुआ है, तो ये ए हो जाएगा, ठीक है। इसको देख लो, क्या आप एक्स पर चले हो, देखो आप चले हो बिल्कुल, क्योंकि आप देखो ये कहां पर रखा हुआ है, ए एक कदम आगे रखा हुआ है, तो एक्स का तो ए हो गया। क्या आप वाई पर चले हो, वाई पर मतलब ऊपर नहीं चले हो। क्या आप जेड पर चले हो, आगे की तरफ चले हो, तो यहां से आप देख सकते हो हमारे कोऑर्डिनेट हो चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या निकालना है, एक्सीएम निकालो, वाईसीएम निकालो, जेडसीएम। एक्सीएम कैसे निकालोगे, एक्सीएम निकालने का बेस्ट वे, जस्ट पहले तो पेन चेंज कर लेते हैं। एक्सीएम होगा m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3, सारे मासेस हैं, टोटल मास कितने हैं, 8 हैं, तो ऐसे ही आपको करना है। अब यहाँ पर आप ये देख लो कि भाई जीरो वाले कौन कौन से हैं एक्स पे, ठीक है, एक तो जीरो ये है एक्स पर, है ना, और आपका एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो बेसिकली यहाँ पर जो दो मासेस हैं 2m वाले, उन पर आपका यानी कि ट्वाइस ऑफ 2m आपका 0 पर है, ठीक है, प्लस 2 गए, 6 बचे, ये वाला और ये वाला भी किस पर है, मतलब ट्वाइस ऑफ m भी आपका किस पर है, इस पर है। अब आपको क्या करना है, अब बेसिकली आपको यहाँ पर सिर्फ 4 मास गए, 4 बचे। अब देखो जो mm वाले हैं, या पहले 2m वाले देख लो, जो 2m वाले हैं वो आपके इधर भी a है, यहाँ भी a है, तो यानी कि 2 बार आपके कौन से रिपीट हो रहे हैं, 2 इंटू 2m इंटू a, ठीक है, प्लस ये भी गए। अब एम वाले देखो, तो m पर भी a है, इस पर भी a है, तो मतलब 2 बार रिपीट हो रहे हैं m इंटू a, ओके, अपॉन टोटल मास कितना है, 2m 2m 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 9 10 11 12, ठीक है, तो टोटल मास कितना हो जाएगा 12m। तो इसको सॉल्व कर लो, तो एक्सीएम कितना आना चाहिए, ये 0, दूसरी पेन ले लेते हैं, ग्रीन तो है, पर्पल ले लेते हैं। देखो ये 0, ये 0, ये कितना बचेगा, 4ma प्लस ये कितना बचेगा, 2ma, नीचे कितना बचेगा, 12m, m सब गए, ठीक है, तो एक्सीएम कितना आया, एक्सीएम आया 6a अपॉन 12, यानी कि ये आया आपका a अपॉन 2, तो एक्सीएम क्या है, a अपॉन 2 है, ठीक है। एक्सीएम पता चल गया, तो वाईसीएम भी देख लो, वाईसीएम क्या होगा, फिर से वही कहानी, क्या करोगे, ये देख लो 0 0 वाले कौन से हैं, देखो 2m वाला ए पर है, 0 वाले देख लो वाई कौन कौन से, देखो ये है एक, एक ये है,
एक बीच में 0 ये आ रहा, एक बीच में ये आ रहा, ठीक है। तो 4 हमें ऐसे मिल गए। बाकी ये आपका ए है, ठीक है, ये आपका ए है, ये भी आपका ए वाला है और ये भी आपका ए वाला है, ठीक है। मतलब वही कहानी है, घुमा फिरा कर सेम आएगा और वो आएगा a/2, ठीक है। क्योंकि आप देखो, देख लो एक बार, यहाँ पर आपका 0 वाला एक m मास है, ठीक है, यानी कि आपके 2 बार m इंटू 0 रिपीट होगा, फिर आपका 2m वाला 2 बार रिपीट होगा, देखो ये और ये, यानी कि फिर से वही कहानी, मतलब सेम मिला जुलू कर आपका YCM a/2 ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ZCM और देख लो वो कितना आएगा, ZCM M1Z1 प्लस M2Z2 प्लस M3Z3, इस तरीके से करना है। अब पहला मास कितना, तो जो पहला मास है, अब यहाँ पर देख लो Z0, अब पेन बदल लेते हैं और उससे आसानी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं, लाल पेन तो होगा नहीं, ब्लैक पेन से काम, हाँ ब्लैक पेन से चल जाएगा। ब्लैक पेन से देखते हैं। अब यहाँ पर मैं टिक लगाता हूँ 0 वालों पर, ये 0 है, ठीक है, Z में, ये 0 है Z पर, और Z पर 0 कहाँ आ रहा है, तीसरे नंबर पर यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। बाकी सब पे 0 नहीं आ रहा है, यानी कि अब की बार थोड़ा बदलना चाहिए, क्योंकि अब की बार केवल 1 और 2 और 3 मासेस पर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इसका मतलब आप यहाँ पर अगर देखो तो बेसिकली, ठीक है, यहाँ पर आप देखो ये भी 0 आ रहा है, मतलब यानी कि 2m है ना, और 2m और 2m, यानी कि चारों के चारों 2m 0 हैं, ठीक है। तो 4 गुणा कर दोगे 2m इंटू 0 से, ठीक है, प्लस अगला, अब ये 4 गए, ये वाला गया। अब यहाँ पर देख लो, ये ए वाला है, ये भी ए वाला है, ठीक है, ये भी ए वाला है, और आपका 4 एक और बचना चाहिए, ये देख लो, हाँ ये रहा, ये भी ए वाला है, यानी कि 4 स्मॉल m इंटू ए करना है, अपॉन कितना कर दोगे, अपॉन आपका टोटल मास कितना था 12m। तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो थोड़ा बदल जाएगा, वो हो जाएगा 0, और m से m गया, ये तो 0 हो गया पूरा, ये हो जाएगा आपका a/3, ठीक है। तो XCM कितना आया, a/2, YCM a/2, ZCM a/3। तो आई होप गाइज आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए आगे का क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि अगर 2 किलोग्राम मास डिस्प्लेस किया जाए 8 मीटर इन लेफ्ट, यानी कि 2 किलोग्राम का मास है, उसको आपने 8 मीटर किधर खिसका दिया, लेफ्ट में खिसका दिया, लेफ्ट उल्टे हाथ पर खिसका दिया। तो बेसिकली अगर आप देखो यहाँ पर ये 2 किलोग्राम का कहीं मास रखा हुआ था, ठीक है, और आगे पढ़ लेते हैं। देन बाय व्हाट डिस्टेंस 4 kg मास शुड बी शिफ्टेड सच दैट सेंटर ऑफ मास रिमेन्स एट द सेम पोजीशन। कुछ ऐसा सिस्टम है, 4 kg और 2 kg के मासेस आपको दिए गए हैं, और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो L है, ये गिवन फिगर है, ठीक है। अब इस फिगर में आपको चेंज क्या करना है, क्वेश्चन जो कह रहा है वो चेंज करना है। तो क्या क्या चेंज करना है, 2 किलोग्राम का मास 8 मीटर को डिस्प्लेस किया गया, अगर ये 2 किलोग्राम का मास 8 मीटर लेफ्ट में डिस्प्लेस करोगे इधर की तरफ, तो आपका कितनी डिस्टेंस से 4 kg मास हम शिफ्ट करें जिससे सेंटर ऑफ मास सेम पोजीशन पे रहे। देखो मुझे आप बताओ, अगर 2 kg के मास को आप लेफ्ट में लेकर जाओगे तो सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं आपका शिफ्ट होगा, ठीक है। अगर आप उसको इधर लेकर गए तो सेंटर ऑफ मास भी इधर शिफ्ट होना चाहेगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 4 kg वाले मास को हम किधर शिफ्ट करें, ठीक है, 4 kg वाले मास को किधर शिफ्ट करें और कितना शिफ्ट करें जिससे सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं हो, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस का मैं एक गुरु मंत्र बताऊंगा जो आपको आगे के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें सब में यूज होगा। एक ट्रिक की तरह आप उसको याद रखें, जब भी सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं होगा तो सीधे सीधे m1x1 इक्वल टू m2x2 यूज करना है, ध्यान रखें इस चीज का। जब भी सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं होना है तो m1x1 इक्वल टू m2x2 याद रखें। व्हाट इज द x1, शिफ्टिंग ऑफ फर्स्ट मास, व्हाट इज द x2, शिफ्टिंग ऑफ m2 मास, ठीक है। बहुत सिंपल है, निकाल सकते हो, बट लेकिन लॉजिकली अगर हम सोचें तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं, ठीक है। देखो इस ट्रिक से तो आप कर सकते हो, पर थोड़ा लॉजिकली सोचने की कोशिश करते हैं, कि क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमें इतना ही सिंपल क्वेश्चन आ जाए, डायरेक्शन भी तो पूछी जा सकती है। हो सकता है ये पूछ लिया जाए कि जो आपने x2 आंसर निकाला है वो लेफ्ट में है या राइट में, इसके बारे में थोड़ा विचार करते हैं। देखो ये 2 kg का मास आपने ना 8 मीटर कहाँ शिफ्ट किया है, लेफ्ट में, यानी कि आपका जो नया पोजीशन है वो ये हो गई होगी 2 kg वाले की, ठीक है। ये 8 मीटर आपने कहाँ पहुंचा दिया, लेफ्ट में। जब ये 8 मीटर लेफ्ट में पहुंचाया तो अगर सेंटर ऑफ मास भारी वजन के पास होता है, हैवी मास के पास होता है, सपोज वो यहाँ कहीं था, जब वो यहाँ कहीं होगा तो इसका मतलब क्या है कि जब 8 मीटर आप उसको उधर लेकर गए तो सेंटर ऑफ मास किधर शिफ्ट होना चाहिए, सेंटर ऑफ मास जो शिफ्ट होगा वो थोड़ा सा किधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर ही शिफ्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब आपका ये मास 8 मीटर आगे गया होगा तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो गया होगा, ठीक है।
क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सेंटर ऑफ मास उसी जगह पे रहना चाहिए, यानी कि अगर नया सेंटर ऑफ मास यहाँ आ गया, पहले सपोज यहाँ था, अब वो सी डैश पर आ गया, अगर पहले यहाँ था सी डैश पर आ गया, तो हमारा जो टास्क है वो ये है कि दोबारा से सी पर पहुंचा दे। तो कैसे पहुंचा सकते हो, जब इस 4 kg के जो जो मास है उसको थोड़ा सा आप राइट में खिसका दो। अगर इसको थोड़ा राइट में खिसका दोगे तो हैवी मास के पास जो है सेंटर ऑफ मास रहता है, तो बड़ी आसानी से ये पहली वाली पोजीशन पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये लॉजिकल इसका सॉल्यूशन होगा। तो मान लो आप इसको x खिसका रहे हो, ठीक है, अब यहां पर इसका लॉजिकल सॉल्यूशन क्या होगा फिर, देखो लॉजिकल सॉल्यूशन सिंपल है। यहां पर आप देखो m1r1 जो है वो m2r2 के बराबर होगा। ठीक है, बेसिकली मास मूवमेंट की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कहां से आया, ध्यान है ना आपको, हमने m अपॉन इनवर्स किया था आर के, तो मास मूवमेंट आया था। तो वहां से हमने देखा था कि जिसका मास ज्यादा उसके पास आर होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये वही से हमने क्या है, r1 और r2 सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है। ठीक है, अब m1 क्या है, m1 अगर 2 kg है तो उसकी इनिशियल पोजीशन कितनी है, r1 मान लेते हैं। व्हाट इज दी r1, बेसिकली मैं दूसरी पेन से यहाँ पर बना लेता हूँ। r1 क्या है, r1 जो है वो आपकी सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है। ठीक है, तो बेसिकली व्हाट इज दी r1, r1 इज दी पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो यहाँ पर और जो मास 2 है वो 4 kg है और उसकी जो पोजीशन है वो r2 है। ठीक है भाई, एक से r1 लेते हैं, एक से हमेशा हम क्या लेते हैं, r2 लेते हैं, तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इससे कैसे काम चले, अब ये तो था शिफ्टिंग से पहले, अब शिफ्टिंग के बाद क्या होगा। ठीक है, ये तो शिफ्टिंग के पहले था, अब शिफ्टिंग के बाद क्या होगा। तो ये R1 समझ में आया ना, 2 kg की डिस्टेंस थी C तक, जो पहले वाली सेंटर ऑफ मास थी। ठीक है, ये शिफ्टिंग के पहले की कंडीशन थी, तो हम कह सकते हैं बिफोर। अब आफ्टर शिफ्टिंग क्या हुआ होगा वो देखते हैं। जब शिफ्ट आपने कर दिया, किसको शिफ्ट किया है, आपने जो शिफ्ट किया है ना वो 2 kg के मास को शिफ्ट किया है, वो भी 8 मीटर लेफ्ट में। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सीधा सीधा भाई मास तो सेम है, तो आप फिर से m1r1 इक्वल टू m2r2 कर दोगे, r1 डैश कर दो आपकी बार, क्योंकि मास तो सेम है, बस ये पोजीशन ऑफ सेंटर मास थोड़ी बदल गई होगी, बट लेकिन आपको तो सेम रखनी है। तो मास m1 कितना है आपका, 2 kg। ठीक है, अब व्हाट इज दी r1 डैश, अगर आप देखो तो अब जो पोजीशन ऑफ सेंटर मास की रही होगी वो 8 प्लस r1 हो गई होगी। ठीक है, क्योंकि आप इसको 2 kg को 8 लेकर आगे जा चुके हो, तो अब यहां पर 2 kg आ चुका है और यहां से टोटल पोजीशन यहां तक की 8 प्लस r1 हो जाएगी। तो आपने यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया 8 प्लस r1 का, जो दूसरा मास है वो 4 kg का है, तो आपने 4 kg रख दिया। व्हाट इज दी r2 डैश, r2 डैश का मतलब है कि अब आपका जो 4 kg यहां पर शिफ्ट हो गया होगा, तो यहां से इसकी डिस्टेंस जो है वो जो है r2 डैश है। अब वो कितनी रह गई होगी, अब देखो जो x थी वो तो आपने नई शिफ्टिंग करी है, और पहले कितनी थी, r2 थी, तो अब ये कितनी हो जाएगी, r2 प्लस x। समझ में आ रहा है ना, पहले तो यहां से यहां तक की r2 थी, है ना, और जब आपने इसको x आगे बढ़ा दिया तो टोटल अब कितनी हो जाएगी, r2 प्लस एक्स। तो यहाँ पर r2 प्लस एक्स रख दो। अब क्या करोगे, अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, जैसे ही सॉल्व करोगे हो जाएगा। अब ये सॉल्व कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कर दो, 16 प्लस 2r1 4r2 प्लस 4x। हमारा काम क्या है, x को निकालना। हमें डायरेक्शन तो पता चल गई ना, राइट में शिफ्ट करना पड़ेगा 4 kg वाले मास को। ठीक है, तो ऐसा क्यों करना पड़ा मैं अभी आपको समझा दूंगा दोबारा, पहले इसको देख लो। अब यहाँ पर देखो हम यहाँ से जान चुके हैं 2r1 4r2 के बराबर है, तो किसी एक को पुट कर लो, आपका आंसर इजिली आ जाएगा। ठीक है, 16 है, 2r1 की जगह 4r2 रख देते हैं। ओके, अब सब में से क्या कर देते हैं, 4 से इसको भी 4 से काट देते हैं, इसको भी, ये कट गया, तो आपका जो नया बचा इसको मैं दूसरी पेन से इधर ले लेता हूं। अब बचेगा 4 प्लस इधर आपका R2, उधर आपका R2 और उधर X। ठीक है, अब R2 से R2 कट जाएगा तो X कितना आ गया, 4 मीटर, यानी कि आपको X को कितना खिसकाना पड़ेगा, 4 मीटर। अब यहां से आप समझ पाए हैं, देखो अगर मास, देखो यहां से ये वाला रिलेशन फिर से आ गया, अगर मास 4 kg था तो R1 आपका बहुत कम आपको करना पड़ा। ठीक है, अगर ये मास 2 kg था तो आपको 8 मीटर आगे ले जाना पड़ा। समझ रहे हो, तो बेसिकली राइट में क्यों आया ये समझ में आ गया। देखो ऐसे आया, पहले सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कहीं थी। ठीक है, मान लो पहले 2 kg का यहाँ था, 4 kg का यहाँ था, तो पहले मान लो यहाँ थी, 2 kg को आप आगे ही शिफ्ट करके ले गए 8 मीटर, तो अब सेंटर ऑफ मास की पोजीशन थोड़ी कहीं यहाँ आ गई होगी। लेकिन 4 kg को हमें ऐसे शिफ्ट करना है जिससे ये वापस उसी जगह पर आ जाए, तो हम क्या करें, 4 kg को थोड़ा सा राइट में कर देते हैं तो फिर से वापस आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए आंसर राइट में है, और कितना कर दें, 4 मीटर। ये तो था लंबा तरीका।
जो शॉर्ट ट्रिक थी वो क्या थी, वो हमने अभी अप्लाई ही नहीं करी है, वो अप्लाई करते हैं अब अगले पेज पर। ठीक है, तो बेसिकली अब अगले पेज शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन में। चलो, तो कैसे करें, हमें पता है m1x1 इक्वल टू m2x2 लग जाएगा। क्यों लग जाएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास जो है उसकी शिफ्टिंग ही नहीं हुई है, वो वहीं के वहीं रखा हुआ है। जब शिफ्टिंग नहीं होती है तो इसका मतलब आप सीधे सीधे अब ये यूज करो। अब m1 मास कितना है 2 kg, x1 कितना है 8, x1 क्या है ध्यान रखना, x1 शिफ्टिंग है, ठीक है। दूसरा मास 4 है, वो हमें निकालनी है उसकी शिफ्टिंग, 4 से ये 2 बार गया, लो आ गया आंसर। इतना हमें झंझट ही नहीं करना पड़ा, 2 स्टेप में आंसर। ठीक है, अगर सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं होगा तो सीधे सीधे मास मूवमेंट वाला रिलेशन यूज करेंगे। ठीक है, प्लीज कीप इट इन माइंड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन हो सकता है कुछ लोगों के लिए। यहां पर बेसिकली क्या कर रहे हो, दो पार्टिकल है, एक का मास 1 किलोग्राम है, दूसरे का 2 किलोग्राम है, ये एक ही लाइन पर लाई करते हैं। मतलब कुछ कुछ सिचुएशन तो पहले जैसी है। मैं दूसरी पेन ले लेता हूं, तो कुछ कुछ बनाने की कोशिश करते हैं इसको। मान लो ये आपका 1 केजी का है और सपोज ये 2 केजी का है, और ये आपके एक ही स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर 2 केजी को मास को आप 10 मीटर राइट में शिफ्ट मतलब ले जाते हो, आप इसको राइट में शिफ्ट कर रहे हो 10 मीटर। सपोज वो अब यहाँ पर पहुंच गया है और ये कितना पहुंचा दिया है, 10 मीटर शिफ्ट कर दिया है। ठीक है, ये शिफ्टिंग हुई है 10 मीटर की, यानी कि अब 2 केजी यहाँ पर आ चुका है। ओके, अब तो हम क्या ऐसा क्या करें जिससे 1 केजी को हम कितना डिस्प्लेस करें, जिससे सेंटर ऑफ मास COM मतलब सेंटर ऑफ मास शिफ्ट 2 मीटर राइटवर्ड। हम ऐसा क्या करें, 1 केजी को हम किधर शिफ्ट करें, ठीक है, किधर करें और कितनी डिस्टेंस शिफ्ट करें जिससे सेंटर ऑफ मास जो है वो 2 मीटर राइट में शिफ्ट हो जाए। पहला क्वेश्चन क्या था, सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं होना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन क्या है, सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाए। तो इसका मतलब अपनी ट्रिक नहीं लगा सकते, तो क्या लगाएंगे, अपना जनरल तरीका। ठीक है, जनरल तरीका क्या है, मास मूवमेंट का रिलेशन m1r1 इक्वल टू m2r2, बड़ा सिंपल। ठीक है, क्या करेंगे, बस थोड़ा सा सोचना है। चलिए, तो लेट्स ट्राई टू थिंक अबाउट इट, थोड़ा सा सोचने की कोशिश करते हैं। दूसरी पेन ले लेते हैं। चलो, पहले तो अगर आप इसको 10 मीटर जो है शिफ्ट कर रहे हो, तो सबसे पहले सपोज पहले मतलब बिफोर शिफ्टिंग वाली कंडीशन देखते हैं। चलो, व्हाट इज द कंडीशन बिफोर शिफ्टिंग। अगर आपने शिफ्ट नहीं किया होगा तो उससे पहले क्या रहा होगा, उससे पहले सीधा सीधा m1r1 इक्वल टू m2r2 रहा होगा। व्हाट इज द r1, अगर ये सेंटर ऑफ मास था तो एक एक मास से आपका r1, और दूसरे वाले से अगर इससे r1 रहा होगा तो इससे r2 रहा होगा। अब व्हाट इज द r1 एंड r2, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। c क्या है, सेंटर ऑफ मास है पुराना, शिफ्टिंग करने से पहले। तो यहाँ पर आप सीधे सीधे इसको यूज कर सकते हो। तो यहाँ से जो आपका रिलेशन है वो आ चुका है, ये वाला। ठीक है, ये आपकी एक इक्वेशन बन गई सपोज, और ये जो इक्वेशन है वो कब बताती है, ये कब अप्लाई करनी है, ये आपकी तब है जब आपने शिफ्टिंग नहीं करी है। अब आपने शिफ्टिंग कर दी है, अब आपने 2 केजी के मास को ना 10 मीटर राइट में खींच दिया है, जबकि जो 1 केजी का मास है उसको आपको सोचना है कि इसको किधर खींचें और कितना खींचें जिससे सेंटर ऑफ मास राइट में चला जाए, मतलब सेंटर ऑफ मास राइट में चला जाए और केवल 2 मीटर जाए। ठीक है, देखो पहली चीज यहाँ पे सोचने वाली क्या है, पहली चीज सोचने वाली ये है, आप सोच रहे होंगे कि अगर 2 केजी को हम राइट में लेकर जा रहे हैं, यानी कि हैवी मास को, बड़े वाले मास को अगर राइट में लेकर जा रहे हैं, तो ये तो पहले ही अपने आप शिफ्ट हो जाएगा राइट में सेंटर ऑफ मास, क्योंकि सेंटर ऑफ मास किधर पाया जाता है, जिधर आपका ज्यादा वजन होता है। बट लेकिन ध्यान रखें, आप ना इसको 10 मीटर शिफ्ट कर रहे हो और क्वेश्चन पूछ रहा है केवल 2 मीटर, तो ऐसा क्या करें, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, इस 1 केजी को भी थोड़ा सा ना मतलब कहीं ऐसा शिफ्ट करना पड़ेगा जिससे ये जो सेंटर ऑफ मास है ये बहुत आगे अगर चला गया हो, क्योंकि 2 केजी अगर 10 मीटर शिफ्ट हुआ है तो ये सेंटर ऑफ मास काफी आगे तक शिफ्ट हुआ होगा। क्यों हुआ होगा, क्योंकि जो सेंटर ऑफ मास है वो हैवी वजन के पास रहना चाहता है। तो अगर ये 2 केजी के पास था और ये अपने 10 मीटर शिफ्ट कर दिया, तो ये सेंटर ऑफ मास इसके पास रहना चाहेगा, तो ये मतलब काफी ज्यादा आगे शिफ्ट हो जाएगा, मान लो यहां तक आ गया। बट आप क्या चाहते हो, केवल 2 मीटर शिफ्ट करना, तो आप क्या करो, 1 केजी को आप ना लेफ्ट में शिफ्ट कर दो। अगर आपने लेफ्ट में इसको शिफ्ट कर दिया तो उससे ये जो अगर इतने दूर पहुंच गया होगा तो ये थोड़ा सा पीछे खिसक के आ जाएगा और सिर्फ 2 मीटर ही शिफ्ट होगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो रिपीट करके देख लो वीडियो को। ठीक है, चलो, तो बेसिकली आपको 1 केजी को लेफ्ट में शिफ्ट करना पड़ेगा जिससे ये बहुत आगे अगर चला गया होगा तो ये सिर्फ 2 मीटर आगे जाए, मतलब सिर्फ 2 मीटर आपको आगे करना है ना क्वेश्चन के हिसाब से, तो इसलिए आपको 1 केजी को लेफ्ट में शिफ्ट करना पड़ेगा।
तो एक आंसर तो मिल गया कि किधर करना पड़ेगा, लेफ्ट में। नाउ अनदर क्वेश्चन अराइजेज कितना, ठीक है। अब इसके लिए अगले पेज पर चलते हैं, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट पेज, ठीक है। फिगर दोबारा बनाते हैं और अब हम आफ्टर शिफ्टिंग की बात करेंगे, पहले तो बिफोर शिफ्टिंग था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आफ्टर शिफ्टिंग। ये है साहब 1 kg, ये है 2 kg, ओके। नाउ अब ये तो आपका यहाँ कहीं आ चुका है, डैश 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 डैश, और ये आपकी दूरी जो है वो टोटल आपकी 10 मीटर शिफ्टिंग की थी, ठीक है। तो ये आपका नया जो है वो 2 kg यहाँ पर आ चुका है शिफ्ट होने के बाद, ठीक है। पहले सेंटर ऑफ मास सपोज कहीं यहाँ पर था, ओके, और इसके बीच का जो सेपरेशन था वो R2 लिया था, और यहाँ से यहाँ तक का जो सेपरेशन था वो R1 हमने लिया था, ठीक है। अब जो 1 kg का है वो किधर शिफ्ट हुआ है, वो लेफ्ट में शिफ्ट हुआ है। ये कॉन्सेप्ट क्लियरिंग क्वेश्चन है, ये बेसिकली ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आएगा पेपर में, कॉन्सेप्ट क्लियरिंग क्वेश्चन है, ध्यान रखें, ठीक है। तो इसका यूज पेपर में आएंगे, ये डायरेक्ट आए ना आए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे इससे, इसीलिए इसको कराया जा रहा है। अब जो 1 kg का है वो लेफ्ट में शिफ्ट होगा, अब वो कितना शिफ्ट होगा ये तो हमें पता नहीं, ठीक है, लेकिन हम मान लेते हैं कि भाई हो गया, चलो हम मान लेते हैं x शिफ्ट हो गया, ठीक है। मान लेते हैं कि ये जो शिफ्ट हुआ होगा वो x हुआ होगा, डैश 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 डैश, और आपका 1 kg यहाँ पर अब नया आ चुका है। लेकिन जो सेंटर ऑफ मास है उसकी नई पोजीशन कहाँ है, नई पोजीशन आपको थोड़ी सी राइट में शिफ्ट करनी है, जो सी डैश है वो थोड़ा सा राइट में करना है, और कितना 2 मीटर आगे, यही तो कहा गया था 2 मीटर राइट में शिफ्ट होना चाहिए। तो अब आफ्टर शिफ्टिंग की कंडीशन को कैसे लिखेंगे, देखो आफ्टर शिफ्टिंग की कंडीशन को हम लिखेंगे m1 r1 इक्वल टू m2 r2, तो ठीक है, m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2, बेसिकली r1 और r2 क्या है, शिफ्टिंग के बाद है, तो डैश लगा लो थोड़ा सा। अब जो पहला मास है वो तो 1 kg है। अब मुझे बताओ R1 डैश मतलब जो नया सी डैश है उसकी यहाँ पर आपका 1 kg है, तो यहाँ से कितनी होगी, देखो x, ये तो x तो ये हो गया, R1 ये हो गया, प्लस R1, ओके, और ये 2 और आगे शिफ्ट हो गया है, तो भाई नया नया सी डैश तक पहुंचना है ना आपको, तो नए वाले सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालनी है, तो x प्लस R1 प्लस 2, ओके। और जो M2 मास है वो यहाँ पर आ चुका है, दूसरी पेन लाल पेन लेते हैं और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जो लाल पेन है वो बेसिकली रिप्रेजेंट करेगी, अब ये नया आपका 2 kg यहाँ पर है, तो आपको सी डैश तक की पोजीशन पे जाना है, तो कैसे जाओगे, देखो 10 मीटर तो ये हो गया, ठीक है, प्लस R2 आपका यहाँ तक है, लेकिन बेसिकली 2 मीटर ये आगे आ चुका है, तो मतलब -2 कर दो, ठीक है, तो ये हो गया। तो आपका M2 जो है वो 2 है, और ये कितना हो जाएगा 10 प्लस R2 -2, सॉल्व कर लेते हैं, ये x है, ये आपका कितना है R1 है, ये आपका 2 है, ठीक है, और आगे सॉल्व करोगे इसको तो आपका जो है ये कितना आ जाएगा 20 प्लस 2R2 -4, ठीक है। अब हमारी जो पहली इक्वेशन थी उसमें हमने R1 की वैल्यू 2R2 निकाली थी, तो यहाँ पर पुट भी कर सकते हैं, तो x प्लस 2R2 पुट कर दो। अब ये 2 है उसको दूसरी साइड ले जाते हैं, और 2R2 से 2R2 कट जाएगा, 20 में से 4 गए 16, और 2 उधर आ जाएगा तो 14, और ये 2R2, तो इससे ये कट गया, तो हमारा जो आंसर है शिफ्टिंग का वो आया 14 मीटर, और हमें 1 kg वाले मास को 14 मीटर शिफ्ट करना पड़ेगा, और ये लेफ्ट में शिफ्ट करना पड़ेगा, जिससे आपका जो नया सेंटर ऑफ मास है वो 2 मीटर राइट में शिफ्ट हो जाए। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, थोड़ा सा लेंथी था बट लेकिन इंटरेस्टिंग था, कॉन्सेप्ट क्लियरिंग था, ठीक है। तो अभी अभी हमने क्या सीखा, हमने जो कंक्लूजन निकाला वो ये निकाला, तो हमने जो कंक्लूजन निकाला ना वो निकाला है कि अगर सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं होता तो उस केस में सीधे सीधे m1 x1 इक्वल टू m2 x2 यूज करेंगे, और हमें जो है ज्यादातर ऐसे ही मिलेंगे, ठीक है। x1 क्या होता है, शिफ्टिंग ऑफ फर्स्ट मास, x2 क्या होता है, शिफ्टिंग ऑफ सेकेंड मास, लिख लेना अच्छे से इसको, ठीक है। x1 और x2 का मतलब पता चले कि पोजीशन ऑफ सेंटर मास इसको मानने लगे, ये x1 जो है वो पोजीशन ऑफ सेंटर मास नहीं है, ये शिफ्टिंग है, ठीक है। अगर सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होता है तो फिर हमें क्या यूज करना पड़ेगा, अपना नॉर्मल तरीका, बिफोर शिफ्टिंग, ये एक जनरल तरीका है, इसको थोड़ा सा अपने माइंड में रखें, बिफोर शिफ्टिंग निकालो, फिर आफ्टर शिफ्टिंग उसको चेक कर लो, बस हो गया, ठीक है, उसकी वैल्यू उसमें पुट करनी होती है, बहुत आसान होता है, कुछ भी ऐसा नहीं है, मैंने समझाया इसीलिए इतना टाइम लगा, ठीक है, करोगे तो 1 मिनट से पहले हो जाएगा।
तो गाइज उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। जाने से पहले जो है अगला लेक्चर का मैं डिटेल बता देता हूँ। अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम। तो अगले लेक्चर में बेसिकली हम पहले डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम की बात करेंगे और फिर हम रॉड पर आएंगे, ठीक है। रॉड पर आने के बाद सिर्फ नीट वाले बच्चों को रॉड तक ही देखना है और उसके बाद वाला जितना भी सिनेरियो होगा वो सब किसको देखना है, फिर केवल और केवल जेई वाले बच्चों को, ठीक है। तो नीट वाले बच्चों को केवल रॉड तक देखना है और रॉड के बाद अगले 1-2 लेक्चर छोड़कर फिर आपको आगे से यानी कि जो हम कैविटी प्रॉब्लम पढ़ेंगे, प्लैंक प्रॉब्लम पढ़ेंगे, उनको देखना है। अगर आप नॉलेज बढ़ाना चाहते हो तो बिल्कुल देख लो। आपको लगता है कि 1-2 लेक्चर में क्या हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो देख लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि हमें सिर्फ वही कंटेंट पढ़ना है जो आता है, क्योंकि सिलेबस में ही नहीं है, मैंने आपको अभी सिलेबस दिखाया था लेक्चर 1 में, तो इसीलिए आप जो है उसको देख सकते हो। तो आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। जाने से पहले फिर से एक बार आपको ध्यान दिला देना चाहता हूँ कि इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन जरूर कर लेना, बेहद जरूरी है। इसमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल चीजें मैं कराने जा रहा हूँ और ये आपका एंड होगा, मतलब बेसिकली ये एंड क्लासेस है, ठीक है भाई, क्योंकि पेपर है फिर उसके बाद अप्रैल मई में। तो अगर आप मेरे साथ बने रहे तो बेसिकली बहुत अच्छे से हम सारी चीजों को, जो इतने बड़ी बड़ी चीजें हैं उनको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, बहुत प्यार से। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, अगले सेशन में। हमेशा की तरह बने रहने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करते रहने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए, सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।